तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है और पिछले लेक्चर से हम लोग प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जब प्राचीन इतिहास के अध्ययन की बात आती है तो यहाँ पे जो सोर्स हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि हमें हजारों वर्ष पीछे जा करके उस सत्य को पहचानना होता है और उस सत्य को पहचानने के लिए हम कौन से सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से सोर्सेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैंने बताया था कि इसी वजह से इतिहासकारों की भूमिका यहाँ पे एक सीआईडी जासूस या गुप्तचर की हो जाती है। यानी जब भी कोई उसे सोर्स मिलता है तो सोर्स का विश्लेषण कई तरीके से करने के बाद तब वह निष्कर्ष पे पहुंचता है। और एक निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद भी वह निष्कर्ष पूरी तरीके से सही ही हो यह भी नहीं कहा जा सकता कि यदि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो निष्कर्ष पूरी तरीके से सही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत में जो कृषि का प्रारंभ होता है भारतीय उपमहाद्वीप में, बेसिकली इसमें पूरा जो है कि अफगानिस्तान भी शामिल है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य की जब हम लोग बातें करते हैं तो इसको दो प्रमुख नजरिए सामने आते हैं। हमारे इतिहासकारों का एक ग्रुप बोलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो आरंभ हुआ उसके पीछे जो प्रमुख कारण रहा वो कारण रहा जलवायु परिवर्तन। कुछ समय के बाद एक दूसरा विचार भी सामने आता है जिसमें कहा गया कि एक्चुअल में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रारंभ के पीछे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन नहीं रहा बल्कि प्रमुख कारण रहा जनसंख्या की वृद्धि। उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला। एक तरफ बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन एनवायरनमेंट इस प्रकार से हुआ कि कृषि के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया और इससे कृषि उत्पादन शुरू हो जाती। तो दोनों मतों में कौन सा मत सही है कौन सा मत गलत है इसको एब्सोल्यूट तरीके से हम नहीं बता सकते कि ये सही ये गलत है, लेकिन एक सामान्य मत की तरह हम लोग बढ़ते हैं कि संभवतः ये मत सही रहा होगा। जिसे जलवायु परिवर्तन बता दिया जाता है कि ये ज्यादा सही रहा हो। ऐसे और भी कई सारी धारणाएं अभी भी प्राचीन इतिहास की बहुत सारी धारणाएं टूटी नहीं है। बहुत सारी धारणाओं में शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, या जो चीजें आ गई उसी को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है। नई नई चीजें आ रही हैं जैसे कि हड़प्पा लिपि को लेकर के चीजें चल रही है। हड़प्पा लिपि पढ़ने का दावा बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि मैंने पढ़ लिया हड़प्पा लिपि, मैंने पढ़ लिया हड़प्पा लिपि, लेकिन ऑथेंटिक एक्चुअल में कोई दावा नहीं मान्य हो पा रहा है कि सच में आपने हड़प्पा लिपि पढ़ ही लिया। जिस दिन हड़प्पा लिपि पढ़ ली जाएगी इतिहास कुछ और नए राज खुल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में उसके आसपास की जो सभ्यताएं हैं उस संदर्भ में नए राज खुल सकते हैं। इसी वजह से मैंने बताया कि प्राचीन इतिहास के सोर्सों का विश्लेषण बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जानना। और मैंने बताया जब प्राचीन इतिहास में स्रोतों की हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली दो प्रमुख स्रोत है। एक पुरातात्विक स्रोत जिसमें बर्तन हो गए, उपकरण हो गए, खिलौने हो गए। दूसरी तरफ साहित्यिक स्रोत है जिसमें प्राचीन पांडुलिपियां शामिल की जाती हैं, कुछ ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। जब हम साहित्यिक स्रोत की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने बताया साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक प्राथमिक सोर्स और दूसरा द्वितीयक सोर्स। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। और मैंने बताया था कि प्राथमिक स्रोत का सीधा सा मतलब हो गया कि जब हमें किसी कालखंड का इतिहास लिखना है तो उसी कालखंड के जो स्रोत हैं उसका उपयोग हम करें। जैसे अगर हमें वैदिक काल पे इतिहास लिखना है तो हम वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करें उसके बाद हम इतिहास लिख दें। तो मैं जो इतिहास लिखूंगा वो कहा जाएगा कि ये इतिहास का प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि मैंने उसी काल का अध्ययन किया, उसी काल के स्रोत उठाए जिस काल पे हमें लिखना है। वैदिक काल का लिखना है तो मैंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने के मैंने वैदिक काल के ऊपर एक इतिहास लिख दिया। तो मेरा जो किताब होगा, बुक होगा, वो बोला जाएगा प्राइमरी सोर्स। अब मेरे बुक को पढ़ करके कोई दूसरा व्यक्ति वैदिक काल के इतिहास के बारे में लिखता है तो उसकी लिखी हुई जो किताब होगी वो बोली जाएगी सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत। आज हम लोग जो किताब पढ़ते हैं ज्यादातर इरफान हबीब और बाकी जितने भी राइटर हैं, आर.एस. शर्मा वगैरह वगैरह, वो सभी द्वितीयक स्रोत की किताबें हैं क्योंकि उन्होंने जो है कि जो अध्ययन किया है वो प्राथमिक सोर्स की किताबों को लेकर के अध्ययन किया है। जो अंग्रेजों ने लिखा इतिहास उसको लेकर के उन्होंने अध्ययन किया है। और कई जगहों पे वो प्राथमिक सोर्स का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि कई सारे उपकरण वगैरह जब मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं तो उसका अध्ययन करके भी लिखते हैं। मिक्सअप रहता है इनका, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। प्राथमिक और द्वितीयक सोर्स को मैंने बताया कि उनके क्या महत्व है, पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया। क्या लिमिटेशंस है ये भी मैंने बताया कि जहां प्राथमिक स्रोत अपरिष्कृत होते हैं, असंवर्धित होते हैं, वही द्वितीयक स्रोत परिष्कृत होते हैं, संवर्धित होते हैं। उनमें जो लेखक की एक अपनी दृष्टि भी होती है, आलोचना भी होता है, उसमें मूल्यांकन भी होता है। प्राथमिक सोर्स में वर्णन ज्यादा होता है, वर्णनात्मक होता है, जो चीज मिला बस लिख दिया जाता है। एक चीज और मैंने बताया था, आपको याद होगा कि जब हम पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो बेसिकली पुरातात्विक और जो साहित्यिक स्रोत है
उन्हें स्पष्ट तौर पे हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, उसमें भी कठिनाई है। उसका कारण यह है कि कई सारे पुरातात्विक स्रोत ऐसे हैं जिनका महत्व साहित्यिक स्रोतों में है, जो साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कई सारे साहित्यिक स्रोत ऐसे हैं जिनका महत्व पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने अभिलेख का एग्जाम्पल दिया था कि अभिलेख एक्चुअल में क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, लेकिन अभिलेख में जो लिखा गया उसमें भाषा विज्ञान की जरूरत होती है, तो वो साहित्यिक महत्व की विषय वस्तु हो जाती है, साहित्यिक महत्व की सामग्री हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो पांडुलिपि है वो तो साहित्यिक स्रोत है, प्राचीन पांडुलिपियां जो ग्रंथों के हैं, लेकिन वो पुरातात्विक महत्व की हो जाती है, क्योंकि पांडुलिपियां जो हमें प्राप्त होती हैं वो पुरातात्विक खुदाई से ही प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीजें यहां तक आप लोग समझ लिए होंगे। और ये जो पूरा जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से, कि सोर्सेज को आप किस रूप में देखते हैं, किस रूप में समझते हैं, तभी आप एक सही निष्कर्ष पे आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, आपके विचार देखेंगे, धीरे धीरे चीजें बहुत सारी परतें आपके सामने खुलती चली जाएंगी, आपकी समझ और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी प्राचीन इतिहास में। आप देखेंगे किस तरीके से मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो आज कोशिश करेंगे हम लोग को दो बिंदुओं पर अध्ययन करें, क्योंकि साहित्यिक स्रोत प्राथमिक और द्वितीय स्रोत हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, तो साहित्यिक स्रोत से जुड़ी हुई ही दो बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत पर लास्ट में। पहली चीज ये देखेंगे कि जो साहित्यिक स्रोत है क्या वो एब्सोल्यूट है, पूर्ण है, क्या हम साहित्यिक स्रोत से मिली हुई जानकारियों को पूरी तरीके से सही मान सकते हैं। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन चर्चा करेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोतों की, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे साहित्यिक स्रोतों का। तो हेडिंग डाल लीजिए, अध्ययन सामग्री के रूप में, अध्ययन सामग्री के रूप में, सामग्री के रूप में साहित्यिक स्रोतों का, साहित्यिक स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण, ये हेडिंग होगा आपका। समझिए, ये सीधे सीधे मेंस का क्वेश्चन है, ये आईएएस मेंस का क्वेश्चन है, उसी को हम लोग समझते हैं। जब आलोचनात्मक परीक्षण की बातें की गई तो दो चीजें हम लोग ध्यान रखें, एक तो देखेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है, दूसरी चीज हम लोग देख लेंगे उसमें क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस है। साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने बताया था कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जो उपकरण, मूर्ति वगैरह जो भी चीजें मिलती हैं, उससे एक सीमित जानकारी हमें प्राप्त होती है। सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, धर्म और दर्शन के बारे में एक व्यापक जानकारियां हमें उपलब्ध नहीं हो पाती। तो साहित्यिक स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण पहले यही होता है कि इससे हम किसी काल विशेष की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संरचना के बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्व तो ये हो जाता है। दूसरी चीज कहते हैं कि जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, ये साहित्यिक ग्रंथ हमें व्यापक सूचना प्रदान करते हैं, सीमित सूचना प्रदान ये नहीं करते हैं। वहीं पुरातात्विक जो ग्रंथ हैं हमें सीमित सूचना प्रदान करते हैं। पुरातात्विक जो सामग्रियां हैं, सॉरी ग्रंथ नहीं, जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं वो हमें सीमित सूचना प्रदान करती हैं, वहीं साहित्यिक सामग्रियां हमारे पास व्यापक सूचना को प्रदान करती हैं, यानी व्यापक सूचना देती हैं। तो दो महत्व है साहित्यिक ग्रंथों का, ध्यान रखिएगा, दो महत्व। तो लिख लीजिए महत्व, साहित्यिक सामग्री का महत्व, एक हेडिंग बना लीजिए इसी में, साहित्यिक सामग्री का महत्व। यहीं से प्रश्न जैसे भी पूछेगा आप उसको मैनिपुलेट करके आंसर के रूप में ढाल लेंगे। आपको जो मैटर दिया जा रहा है इस मैटर से, बस ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रश्न जैसे भी घुमा फिरा कर पूछेगा आप इजी से कर लेंगे। जैसे पूछ लीजिए कि साहित्यिक स्रोतों की क्या सीमाएं हैं, तो जाहिर सी बात है वहां महत्व नहीं देना होगा, सिर्फ सीमा की बात की जा रही है, लिमिटेशंस, वो लिमिटेशन दे देंगे। ये कह दिया जाए कि साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण होते हुए भी उसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि साहित्यिक स्रोतों का महत्व, उसकी सीमाएं दोनों हम लोग देना है। अगर ये कह दिया जाए कि साहित्यिक स्रोत की एक अपनी सीमा होने के बावजूद भी उसका एक अपना महत्व है, तो प्रश्न वही घुमा दिया गया। जहां ये कहा जा रहा है कि साहित्यिक स्रोत की सीमाएं तो है, लिमिटेशन है, एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन उसका अपना एक महत्व है। तो इसका सीधा मतलब पहले हम साहित्यिक स्रोतों की लिमिटेशन दिखा देंगे कि ये लिमिटेशंस, लेकिन उसके बावजूद ये महत्व भी है। तो प्रश्न ऐसे ही घुमा फिरा करके देगा। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आंसर आसानी से हैंडल कर लेंगे। पूरा इतिहास आपको समझने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो मैटर आपको उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ पे, वो ऑप्शनल से लेकर के जीएस हर जगह कहीं भी आप यूज करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो आपको इस तरीके से सामान्यतः
इस वे में जाकर के कहीं उपलब्ध नहीं कराई जाती है, गिने चुने 1-2 जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं नहीं मिलेगा। तो थोड़े से विचार जब आपके बढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी। अभी तक इतिहास आप इस रूप में नहीं पढ़े होंगे जिस रूप में ये इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि टोटली इसका अप्रोच एकदम अलग है। फुल्ली कंसंट्रेटेड मेंस, फुल्ली कंसंट्रेटेड, पूरी तरीके से मेंस के दृष्टिकोण से। अगर आप लोगों ने मेंस के दृष्टिकोण से कभी इतिहास को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियोस को देखिए, आपको लगेगा कि मेंस के दृष्टिकोण से जब हम यूपीएससी लेवल की बात करते हैं, आईएएस की बात करते हैं, तो किस तरीके से इतिहास को पढ़ा जाता है। अभी तक इतिहास आप जैसे भी पढ़े होंगे वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़े होंगे। हालांकि मैंने जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पढ़ा है उस तरीके से पढ़ा दिया है कि वैसा इतिहास फिर कोई पढ़ाया नहीं। मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं तो उसको भी थोड़ा बेहतर तरीके से समझिए। अभी आगे की परतें खुलेंगी। अभी मैं टॉपिक में हम लोग अभी एंट्री किए ही नहीं, अभी खंड 1 में प्रवेश हम लोगों का नहीं हुआ। ये एक परिचय ही चल रहा है अभी, और परिचय के दौरान ही सोचिए बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी और बहुत सारे प्रश्न ऐसे उपस्थित होंगे जो आगे चल करके आप जानेंगे, देखेंगे। तो पहला चीज साहित्यिक सामग्रियों का महत्व, तो मैंने बताया कि इसका एक सबल पक्ष है, या यूं कह लीजिए कि नंबर 1 डाल लीजिए, पहला पॉइंट डालिए, अध्ययन स्रोत के रूप में लिखिए। मैंने बताया कि 2 महत्व है अध्ययन स्रोत के रूप में। साहित्यिक ग्रंथ व्यापक सूचना प्रदान करते हैं, व्यापक सूचना प्रदान करते हैं। यानी इसके द्वारा जो सूचना मिलती है वो व्यापक सूचना मिलती है हमें। इसको एग्जांपल समझिए, जैसे आज हम लोग बात करें तो पूरा हड़प्पा काल को जानने का स्रोत हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है। हड़प्पा काल में लिपियां मिलती हैं, कई सारे माना जाता है कि जो विज्ञापन वगैरह मिलता है, लेकिन हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है हड़प्पा काल के जो पुरातात्विक स्थल है उन्हीं से हम हड़प्पा काल के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम वैदिक काल में आते हैं तो वैदिक काल में हमें वैदिक जो एक मौखिक परंपरा के चलते चलते हमारे पास वैदिक ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं, वेद आरण्यक ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं आज हमारे पास वैदिक ग्रंथ उपलब्ध होने की वजह से वैदिक सभ्यता के बारे में हम जितना जानते हैं, जितना ज्यादा जानते हैं, उतना ज्यादा हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं जानते। वैदिक सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर चीज के बारे में पता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी जानकारियां उपलब्ध नहीं है। हालांकि एक लिमिट के तौर पे हम पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतनी जानकारी, इतनी स्पष्टता से जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती जितना कि वैदिक काल के बारे में हमारे पास जानकारी है। और आपको बता दूं कि जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज होती पता चला कि वैदिक सभ्यता से भी पुराना भारत में एक सभ्यता अस्तित्व में रहा है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो वहां पे पुरातात्विक साक्ष्य इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कहा जाता है कि आज हमारे पास हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारियां उपलब्ध है। तो यहीं पर लिख दीजिए, प्रदान करते हैं। जैसे आज हम हड़प्पा सभ्यता की तुलना में वैदिक सभ्यता के विषय में कहीं अधिक जानते हैं। नंबर 1 चीज साहित्यिक सामग्रियों का पहला महत्वपूर्ण हो गया कि हमारे पास सूचनाएं व्यापक रूप से मिलती हैं। दूसरी चीज ये है कि यहां पे लिख लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्य से हमें, जहां ऐसे कर लीजिए, इसमें लगा लीजिएगा आगे, जहां पुरातात्विक साक्ष्य से हमें किसी समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ऐसे कर लीजिए, आर्थिक संगठन, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संगठन
आर्थिक संगठन, धर्म एवं दर्शन और विचारधारा की प्रचुर सूचनाएं नहीं मिलती, वहीं साहित्यिक साक्ष्य से हमें ये सूचनाएं मिलने लगती हैं। क्लियर है दोनों पॉइंट? यानी साहित्यिक साक्ष्यों की इंपॉर्टेंस यहां पता चल गया। एक चीज तो ये कि व्यापक सूचनाएं मिलती है हम लोगों को किसी चीज के बारे में, और दूसरी चीज जहां पुरातात्विक साक्ष्य से हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो संरचना है या संगठन है उनके धर्म दर्शन के बारे में पुरातात्विक सामग्रियां बहुत ही कम, अगर सूचना देती भी हैं तो बहुत ही कम, अदरवाइज नहीं देती हैं, जबकि साहित्यिक स्रोतों से हमें इसकी प्रचुर सूचनाएं मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गया साहित्यिक स्रोतों का महत्व। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये साहित्यिक स्रोतों से जो प्राप्त सूचनाएं हैं क्या यह पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, यानी सही है? अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ, तो उसमें जो चीजें लिखी गई हैं क्या हमें उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस ग्रंथ में ये चीजें लिखा गया है तो बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट है, मान लें? तो आप जानते हैं इस तरीके को बेहतर से कि हम आंख बंद करके साहित्यिक सूचनाओं को भी नहीं मान सकते। उसके पीछे हमें जाकर के उस तर्कशास्त्र को देखना होगा कि क्यों हम साहित्यिक ग्रंथ को एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। तो दूसरा लिख लीजिए, सीमाएं, साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं या समस्याएं, साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं अथवा हेडिंग डाल लीजिएगा समस्याएं। देखिए, जो प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ है ना, उनका एक सबसे बड़ा पहलू, एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का समय काल ही प्रमाणित नहीं हो पाया कि एक्चुअल में किस कालखंड में ये लिखे गए। अभी भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं। अभी आप जानते हैं कि सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वेद पहले आया, फिर बाद में चल करके रामायण और महाभारत लिखा गया, लेकिन आपको बता दूं कि अभी इतिहासकारों में इस चीज को लेकर भी डायलेमा बना हुआ कई सारे इतिहासकार कि एक्चुअल में वेद पहले माना जाए या इसे माना जाए। दूसरी समस्या यह है कि जो ग्रंथ लिखे गए वो किसी एक निश्चित समय अवधि में नहीं लिखे गए कि 1 साल में लिखे गए, 2 साल में, एक लंबा समय अवधि लग गया। जैसे रामायण महाभारत 1000 वर्षों का संकलन है, और 1000 वर्षों में किसी भी देश का समाज, संस्कृति, हर चीज बदल जाता है। तो रामायण महाभारत में जो चीजें लिखी गई हैं, हम उसे किस कालखंड का स्पष्ट तौर पे माने कि एक्चुअल में इसी कालखंड का, जबकि उसकी रचनाएं 1000 वर्षों में संकलित की गई हैं। तो उसे हम किस काल में जाकर के फिट करें कि एक्चुअल में यहां जो लिखा गया है वो इस कालखंड का है? तो ये एक बड़ी समस्या है। कई सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसको हम आज अंदाजे के तौर पे बताते हैं कि इस समय का लिखा गया, उससे कुछ सूचनाओं के माध्यम से, लेकिन कई सारे ग्रंथों का काल निर्धारण अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि एक्चुअल में ये ग्रंथ कब लिखे गए हैं। कई सारे ग्रंथ ऐसे रहे जिनके लेखक ही अज्ञात रहे, उनके लेखों का पता ही नहीं है कौन लिखा है। अब 1000 वर्षों में रामायण महाभारत लिखा गया वेद व्यास और वाल्मीकि के द्वारा, तो क्या 1000 वर्ष तो कोई जिंदा रहे? हम कैसे तय करेंगे कि एक्चुअल में इसके लेखक कौन है? क्या 1000 वर्ष तक वो जिंदा रहे, उन्होंने 1000 वर्ष तक लिखा? इसका जवाब होगा नहीं, वो जिंदा नहीं रहे। बाद में बाकी लोगों ने लिखा, जोड़ा, उसमें शुरुआत उन्होंने की, अंत किसी और ने किया। तो इसे मूलतः हम किसकी रचना मान ले, जबकि हम एक ही रचना मान रहे, एक ही महाकाव्य मान रहे कि रामायण एक है, महाभारत एक है। उसके अलग अलग जो खंड लिखे हैं उन खंडों को हम अलग अलग नहीं मान रहे, सारे खंड एक है, लेखक एक कैसे मान लिया जाए, जबकि हमें पता है कि किसी एक लेखक ने इसे पूरा नहीं लिखा है। चाहे वाल्मीकि हो या वेद व्यास, उन्होंने पूरा नहीं लिखा, 1000 वर्षों में संकलित हुआ है, धीरे धीरे श्लोक जुड़ते गए, ये सारी चीजें चलती आ गई। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पे है साहित्यिक स्रोतों की। तो पहला चीज लिखे, इन ग्रंथों की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता का अभाव एक बड़ी समस्या है, अर्थात कोई ग्रंथ किस काल की रचना है
यह पता करना अभी भी दुरूह है, कठिन है, दुरूह है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के लिए, महाकाव्यों को उदाहरण ले लीजिए। दो महाकाव्य, फेमस महाकाव्य, कौन कौन महाकाव्य? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत, आप ऐसे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, लेकिन आप पूरा लिख लीजिए। उदाहरण के लिए, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लगभग 1000 वर्षों में संकलित किए गए हैं। 1000 वर्षों में संकलित किए गए हैं, संकलित किए गए। तो आप इसे किस कालखंड में जाकर के स्थापित करना चाहेंगे, कौन से काल में रखेंगे? ठीक, तो आइए देखिए। ठीक, अच्छा, वहीं पे दूसरी समस्या क्या आती है, सीमा आती है। मैंने बताया कि लेखक का नाम ज्ञात ना होना, यह भी एक समस्या है। तो लिखिए, लेखक का नाम ज्ञात ना होना, लेखक का नाम ज्ञात न होना, ज्ञात न होना भी एक समस्या उत्पन्न करता है, एक समस्या उत्पन्न करता है। तीसरी चीज कि जो पांडुलिपियां लिखी गई, क्या वो पांडुलिपियां लेखकी पूर्वाग्रह से बची हुई थी? यानी जो लेखक लिख रहा है, क्या वह अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना उसकी रचना कर रहा है, उसका लेखनी कर रहा है? इसका भी जवाब होगा कि संभवतः मुश्किल है कि जब भी कोई लेखक लिखता है तो लेखकी पूर्वाग्रह से बचे बिना नहीं लिख सकता। तो यह भी एक समस्या है कि साहित्यिक स्रोत जो उपलब्ध हैं वो लेखकी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। हमें उसकी भी पहचान करना होगा कि लेखकी पूर्वाग्रह से हम कैसे दूर हो सकते हैं। इसके लिए मार्क्सवादियों ने एक नया जो है कि तरीका निकाला कि हम जो साहित्यिक ग्रंथ हैं जिस लेखक ने लिखा है उसका और शासक से संबंधों का पता लगाएं कि जो समय का राजा था, शासन व्यवस्था से इसका क्या संबंध था। उस आधार पर हम लेखकी पूर्वाग्रह को पहचान सकते हैं कि लेखक कितना पूर्वाग्रहपूर्व इसका लेखन किया हुआ है या इसका वर्णन इसने किया है। तो एक हो जाएगा तीसरा कि अत्यधिक साहित्यिक ग्रंथ, अत्यधिक साहित्यिक ग्रंथ लेखकी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, लेखकी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। एक समस्या ये हो गया। एक समस्या और है कि ये लेखकी पूर्वाग्रह से तो ग्रस्त है ये हैं, और एक बड़ी समस्या है कि जो ग्रंथ हमें प्राचीन काल में मिलते हैं उन्हें विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो कपोल कल्पित है। ज्यादातर चीजें जो वर्णित है वो कहीं न कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी गॉड के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो हम स्रोत के तौर पे तो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए? इतिहास के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसमें जो वर्णन किया गया है उसमें ऐतिहासिकता नजर नहीं आती। और इसी एस्पेक्ट में कहा गया तो भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर है, जबकि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। यह प्रश्न आता है आईएएस में, मेंस में, क्योंकि हमारे यहाँ जो चला आ रहा है प्राचीन काल से इतिहास लेखन, हम देखते हैं कि यहाँ इतिहास लेखन में इतिहास लेखन एक्चुअल नहीं है। जिन साहित्यिक ग्रंथों की हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो विशुद्ध रूप से इतिहास नहीं है। वो हम वहां से इतिहास निकालने का प्रयास करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इतिहास नहीं है। उसमें जो चीजें लिखी गई हैं धर्म से जुड़ी हुई लिखी गई हैं, काल्पनिक कहानियां वहां पर ज्यादातर लिखी गई है। तो चीजें ये अत्यधिक साहित्यिक ग्रंथ जो है कि अत्यधिक, या ये ग्रंथ ऐसे कर लीजिए प्राचीन काल के लगभग सभी ग्रंथ, सिर्फ राजतरंगिणी को अगर छोड़ दिया जाए, भारत का पहला विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है राजतरंगिणी जय सिंह की। तो लिख लीजिए ये ग्रंथ विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, मिथकपूर्ण कहानियां
अतिशयोक्तिपूर्ण बातें, अतिशयोक्तिपूर्ण किससे कर लीजिए बातों को बजाय किससे ज्यादा 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 उपलब्ध है, ज्यादा उपलब्ध है। देखिए अब इसी पॉइंट से हम लोग अगला प्रश्न उठा लेंगे। ये पूरा एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। जैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा साहित्यिक स्रोत को लेकर के, उसकी सीमाएं और महत्व को लेकर के आप आसानी से यहाँ से हैंडल कर पाएंगे। उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होंगे। साहित्यिक स्रोतों की क्या महत्व है, एक महत्व क्या है, व्यापक सूचनाएं मिलने लगी। दूसरा चीज ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त होने लगी जो हमें पुरातात्विक सामग्रियों से नहीं प्राप्त होता, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना के बारे में, उनके विचारों के बारे में, दर्शन के बारे में, जो पुरातात्विक स्रोतों से मिलता भी था तो बहुत ही नाम मात्र का या नहीं मिलता था, जबकि साहित्यिक स्रोतों से ये चीजें उपलब्ध होने लगी। तो दो इंपॉर्टेंसी है और 3-4 बिंदुओं में हम लोगों ने इसकी लिमिटेशन देखा, सीमाएं देखा, जिसमें मैंने बताया कि साहित्यिक ग्रंथ विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माने गए, लेखकी पूर्वाग्रह से वो ग्रस्त जो है कि ग्रसित थे साहित्यिक ग्रंथ। तो ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए देखिए इसी बात पे ये जो है ना, यहीं से एक पॉइंट बनता है कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ज्यादातर मैंने बताया कि उसमें धार्मिक ग्रंथ ज्यादा हैं, बेसिकली धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, उसमें मिथक कहानियां हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो आपके समझ से परे हैं, या अविश्वसनीय बातें हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण के बजाय यहाँ पे अगर अविश्वसनीय लिख देंगे ज्यादा बेहतर होगा। अविश्वसनीय बातें वहां पे जो विश्वास करने योग्य नहीं है। तो यहीं से प्रश्न उठ जाता है, और आईएएस में पूछा गया है, आईएएस मेंस में पूछा गया, ऑप्शन में भी पूछा गया है कि भारत में इतिहास लेखन इस्लाम का शानदार धरोहर है। इस चीज को समझिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो यहीं पे लिख लीजिए क्या, क्या हेडिंग डाल लीजिए, क्या भारत में इतिहास लेखन इस्लाम का शानदार धरोहर है। एक प्रश्न ये होता है अलग, शानदार धरोहर है, एक तो प्रश्न हो गया। इसी के साथ कई बार जोड़ के पूछ लिया जाता है, इसी के साथ जोड़ करके कि क्या भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। तो इसी में लिख लीजिएगा क्या प्राचीन भारतीय लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। कई सारे विद्वानों ने बहुत कड़ी आलोचना की इस संदर्भ में प्राचीन भारतीय लोगों की, उनके अंदर ऐतिहासिक बुद्धि का बिल्कुल भी अभाव था, ऐतिहासिक बुद्धि थी ही नहीं। तो जो हम बोलते हैं क्या भारत में इतिहास लेखन इस्लाम का शानदार धरोहर था, तो इसके मायने समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है, आपके दिमाग में जा रहा होगा कि मध्यकाल से इतिहास लेखन की परंपरा हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि भारत में, एक्चुअली भारत में मध्यकाल का मतलब इस्लाम से नहीं है। भारत में मध्यकाल से इस्लाम दुनिया में नहीं फैला है, इस्लाम पहले आया है, बाद में भारत में मध्यकाल आया है। तो एक्चुअल में इस प्रश्न में इस्तेमाल किया गया है इस्लाम, तो ये जोड़ा जा रहा है इस्लाम से, न कि भारत में मध्यकाल से। इस्लाम से जोड़ने का सीधा मतलब कि भारत में जब से इस्लाम शुरू हुआ तभी से वहां पे इतिहास लेखन की परंपरा देखी गई, और ये परंपरा धर्म से शुरू होती है और इतिहास लेखन के उच्च पायदान पे पहुंच जाती है। देखिए आज भी जो इस्लामिक लोग हैं, जो मुसलमान हैं भारत में, वो हदीस पढ़ते होंगे, पैगंबर साहब से जुड़ी हुई कई सारी किताबें पढ़ते होंगे, उनके जीवन के बारे में चीजें पढ़ते होंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। तो एक्चुअल में वो चीजें जो लिखी गई एक ऐतिहासिक नजरिए से लिखी गई। उसमें कहा जाता है कि इस्लाम में शुरू से ही ये चीजें चलन में आई कि जब पैगंबर साहब आते हैं तो पैगंबर साहब आने के बाद उनके जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया गया। उसके बाद खलीफा है, खलीफाओं ने भी खूब लिखा, राजनीतिक चीजों के बारे में, आर्थिक चीजों के बारे में, धार्मिक हर चीजों के बारे में खलीफाओं ने लिखा, खुल करके लिखवाया और लिखा भी। और ये परंपरा चली इस्लाम से कि जीवनी लिखना, एक परंपरा चली इस्लाम से कि जीवनी लिखवाना है, उस समय की जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में लिखवाना है। तो
तो वो परंपरा चली पैगंबर साहब से, यानी इस्लाम की शुरुआत से चली परंपरा। पैगंबर साहब के बाद खलीफा है, खलीफाओं में परंपरा चलती रही। फिर ऐसे ऐसे इस्लाम फैलता गया, जहां जहां इस्लाम फैला वहां वहां परंपरा चली। और भारत में जब मध्यकाल में जब मुसलमानों का आक्रमण होता है, तो जब यहाँ पे आते हैं तो उसी परंपरा को लेकर के आते हैं, और भारत में भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया। जो भी शासक रहे उन्होंने खूब इतिहास लिखे और लिखवाए। कई सारे शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी, जैसे तुजुकी बाबरी, तुजुकी जहांगीरी जैसी आत्मकथाएं लिखी गई। कई सारे इतिहासकार आए उनके साथ, इतिहासकारों को यहाँ पे बुलाया गया उन घटनाओं को लिखने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर का हिस्सा थी। इसी एस्पेक्ट में कहा जाता है, हम कह सकते हैं इस एस्पेक्ट में है। तो यहां तक तो मान लिया जाता है कि भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर थी। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है, क्या प्राचीन भारतीय लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था? तो एक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभाव था, लेकिन हम अभाव को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं कि यहां भी ऐतिहासिक लेखन था, लेकिन इसका जो स्वरूप था, जो प्रकृति था, वो भिन्न था, अलग था। यह अलग तरीके से लिखा गया यहां पे। लेकिन हम यह स्पष्ट तौर पे या पूर्णतः यह नहीं कह सकते, इससे सहमत नहीं हो सकते कि भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। हाँ, ये मान सकते हैं कि इतिहास लेखन की एक शुद्ध परंपरा बहुत ही बाद में शुरू हुई, क्योंकि मध्यकाल में शुरू होती है भारत में, उससे पहले शुरू नहीं होती है। लेकिन यह कहना है कि भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का पूरी तरीके से अभाव था, तो इससे भी हम सहमत नहीं हो सकते। तो बिंदुओं में समझते चलते हैं दोनों चीजों को, तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से लिंक कर पाएंगे। पहली चीज देखिए, भारत में, हेडिंग डाल लीजिए, भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर। पहली चीज, पैगंबर साहब के बाद, पैगंबर साहब के काल से ही उनके जीवन और व्यवहार के बारे में लिखने की परंपरा शुरू हुई और ये क्रमबद्ध एवं निष्पक्ष तरीके से लिखा गया। आज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जैसे आप चाहेंगे तो पैगंबर साहब की जीवन से जुड़ी हुई किताबें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी। एक बुक आती है सीरते मुस्तफ़ा, जिसमें पैगंबर साहब का जो सीरत है, उनका पूरा जीवन के बारे में, वो किस तरीके से जीवन जीते थे, आना जाना, खाना पहनना, ओढ़ना, सोना, बैठना क्या था, वो सारी चीजें लिखी गई। अब सोचिए, दैनिक चीजें लिखी गई, खाने का तरीका क्या था, सोने का तरीका क्या था, कहीं जाते थे तो कैसे जाते थे, और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई। तो ऐसी चीजें एक परंपरा चली। पैगंबर साहब के बाद आते हैं खलीफा। यह परंपरा खलीफाओं के काल में भी चली। देखिए, पैगंबर साहब से शुरू हुआ यह परंपरा, खलीफाओं के काल में भी बली, खलीफाओं के काल में भी आगे बढ़ा, अब जो खलीफा हुए वो लिखवाना शुरू कर दिया अपना इतिहास। ठीक, फिर ऐसी जहां जहां इस्लाम फैला वहां वहां यह परंपरा बढ़ता गया। जहां जहां इस्लाम फैला इस परंपरा को साथ लेते गया, लिखने की। जहां जहां शासक हुए, इस्लाम जैसे जैसे फैलता गया, जो भी शासक होते जाते थे, वो ये चीजें काम कंटिन्यू चलता रहता था। लेखन प्रक्रिया, इतिहासकार अपने साथ कई सारे लेखक लेके चलने लगे कि तुम लिखते रहो चीजों को, जो भी चीजें हो रहा हो उसको एक बुक का रूप दो, पांडुलिपि के रूप में उसे सुरक्षित रखा जाए। ये चीजें चली। भारत में भी फैला इस्लाम, इस्लाम क्या, मुगल है जो इस्लामी शासक। उसके बाद जो मुसलमान शासक रहे, जहां भी गए इसी दृष्टिकोण के तहत लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। पांचवा पॉइंट, भारत में
जब मुस्लिम शासक आए तो यही परंपरा बढ़ी और कई किताबें लिखी गई जो आज ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण।